नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इतिहास सब्जेक्ट को लेते हुए एक करंट टॉपिक को उठाए जो आपको बिल्कुल ही एक नया लगेगा कि हिस्टोरिक करंट कैसे हो सकता है। तो इस बार पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 में डॉक्टर बीबी लाल जी को मिला है। ये हैं ब्रजवासी लाल और ये भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं, इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट हैं ये। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट होने के नाते इन्होंने इतिहास में क्या क्या किया है, कहीं ये प्रश्न इस बार यूपीएससी में ना आ जाए। तो इसलिए आज हम करंट के अंतर्गत हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बीबी लाल को हमने लिया है। भारतीय पुरातत्ववेत्ता हैं, इनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में। आज एक अनूठा प्रयोग किए हैं, आधा पीपीटी हिंदी है, उसके बाद गुजराती है, वो भी देखिएगा, दिखेगा। और दूसरा कि पद्म विभूषण शॉर्ट में समझाएंगे क्या है, क्योंकि डिटेल्स तो हम पिछले लेक्चर में ले चुके हैं, यूट्यूब पे है, देख लीजिए। और उसके बाद थोड़ा फॉर्मेलिटी के तहत पहला जिनको मिला है फिर से एक बार बता देंगे, स्पीड रहेगा। इस बार जिनको मिला सातों को वो भी बता देंगे, स्पीड रहेगा। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे बीबी लाल जी का पूरा लाइफ स्टोरी, जीवनी, क्या क्या उनको उपाधि मिला, कौन सी किताब लिखे हैं वो, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि डॉक्टर बीबी लाल चर्चा में क्यों हैं, चर्चा में होने का कारण क्या है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा 25 जनवरी 2021 को डॉक्टर बीबी लाल को पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा करने के कारण वो चर्चा में हैं। ये हुआ एक चीज। अब हो सकता है कि एक लाइन पद्म पुरस्कार हो, एक लाइन बीबी लाल जी हो इतिहास के हिसाब से। तो थोड़ा सा पद्म पुरस्कार के बारे में चर्चा कर लें। 2 जनवरी 1954 को भारत के राष्ट्रपति के सचिव के कार्यालय से एक विज्ञप्ति जारी की गई जिसमें 2 नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की गई, भारत रत्न और पद्म विभूषण। डिटेल्स चर्चा किए हैं पहले, इस बार केवल स्पीड में रखेंगे यहां। तो इस पुरस्कार की घोषणा राष्ट्रपति के सेक्रेटरी के कार्यालय से की गई है और उसमें पहले 2 ही पुरस्कार की घोषणा की गई थी, भारत रत्न और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण को आगे चल करके 3 भागों में बांट दिया गया। नाम पद्म विभूषण ही होता था, कहा जाता था पद्म विभूषण प्रथम वर्ग, पद्म विभूषण द्वितीय वर्ग और पद्म विभूषण तृतीय वर्ग। खूब बढ़िया से बताए हैं आपको पिछले लेक्चर में। 8 जनवरी को 1955 को राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी किया और वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने एक अधिसूचना जारी किया और इसको 3 भागों में बांटा। कहा कि इस पुरस्कार को कहा जाए पद्म पुरस्कार और उसके अंदर 3 पुरस्कार होंगे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तीनों में जो हमको मिलेगा पदक, उसके डिजाइन अलग अलग हैं। पद्म विभूषण में पूरा रिबन एक ही कलर का है, पद्म भूषण में बीच में व्हाइट है रिबन का, दोनों साइड एक कलर है, और पद्मश्री में 2 व्हाइट का कट है, बीच में भी रिबन का कलर और दोनों साइड के रिबन का कलर एक है। पदक का जो ओवर्स भाग है यानी मुख भाग है, उसमें बीच में उभरा हुआ कमल का फूल तीनों में होगा। पद्म विभूषण में यहां पद्म और विभूषण लिखा होगा, यहां पद्म और भूषण लिखा होगा, यहां पद्म और श्री लिखा हुआ होगा। और उसके
रिवर्स भाग में प्लेटिनम का ये जो है प्लेट है, उस पर हमारा राज चिन्ह तीनों में एक ही होगा और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होगा। यह पुरस्कार आर्टिकल 15 की भावनाओं के अनुरूप है, क्योंकि इसमें जाति, धर्म, लिंग इन सब के आधार पर कोई भी भेद नहीं किया जाता है, सभी को मिलता है। अब आइए, इसके लिए योग्यता क्या है? तो आप यदि किसी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा दिए हैं तो आपको मिल सकता है पद्मश्री। अगर आप अपने क्षेत्र में उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा दिए हैं, एकदम हाई लेवल का कोई स्पेसिफिक सेवा दिए हैं, तो मिलेगा पद्म भूषण। और अगर असाधारण विशिष्ट सेवा दिए हैं तो आपको मिलेगा पद्म विभूषण। ये तीनों का कैटेगराइज है। पुरस्कार किन किन क्षेत्रों से दिए जाते हैं ये पहले ये सब पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम लोग जहां से बीबी लाल जी आएंगे वहां से फिर हम लोग एकदम डिटेल समझेंगे। कला के क्षेत्र से ब्रैकेट में सब पढ़ा चुके हैं, संगीत कला, चित्रकला, मूर्ति कला, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच। सामाजिक कार्य के क्षेत्र से सामाजिक सेवा, धर्मार्थ सेवा, सामुदायिक परियोजना में योगदान। सार्वजनिक मामले, कानून, सार्वजनिक जीवन और राजनीति। विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र से अंतरिक्ष इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी और R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्यापार एवं उद्योग में बैंकिंग, आर्थिक गतिविधि, प्रबंधन, पर्यटन, व्यापार। चिकित्सा में आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्ध, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा। साहित्य एवं शिक्षण में पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना, साहित्य, कविता, शिक्षा का प्रचार, साक्षरता को बढ़ावा देना। सरकारी सेवकों के द्वारा सिविल सेवा में उत्कृष्ट योगदान देने पर। खेल में जितने लोकप्रिय खेल हैं, एथलेटिक्स आएगा, साहसिक कार्य आएगा, पर्वतारोहण आएगा, और अन्य किसी क्षेत्र में भी आप ये काम किए हैं तो पद्म विभूषण के आप लायक। कैसे मिलता है अब इसके बाद, तो पिछले लेक्चर में डिटेल्स बताया है। आज बीबी लाल जी के बारे में चर्चा करें अपने। ऐतिहासिक प्रश्न किस प्रकार से आएगा उस पे। 1954 में जब पहली बार पद्म विभूषण मिला था तो सत्येंद्र नाथ बोस वैज्ञानिक थे, इनको मिला। नंदलाल बोस चित्रकला के क्षेत्र से मिला। जाकिर हुसैन सार्वजनिक जीवन राष्ट्रपति थे भारत के, उनको मिला। बाबा साहेब गंगाधर खेर सार्वजनिक जीवन थे, बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री, वहां से मिला। वीके कृष्ण मेनन सार्वजनिक जीवन से मिला, ये कानून रक्षा मंत्री थे, इनको मिला। जिग्मे दोरजी वांगचुक ये भी सार्वजनिक जीवन हुए, भूटान के राजा थे, इनको मिला। अब 2021 में जिनको जिनको मिला देखें, और उसके बाद फिर हम लोग बीबी लाल जी पे फोकस करें जो अपना प्रश्न बनेगा। शिंजो अबे सार्वजनिक क्षेत्र प्रधानमंत्री जापान, इनको मिला पद्म विभूषण। SP बाला सुब्रमण्यम जी मरणोपरांत कला के क्षेत्र से मिला, ये तमिलनाडु भारत से बिलोंग करते हैं। बेले मोनप्पा हेगड़े कर्नाटक के हैं, भारत कर्नाटक के, जो कि चिकित्सा के क्षेत्र से मिला। नरेंद्र सिंह कपानी मरणोपरांत इनको मिला, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में USA से हैं, इसमें बता चुके हैं पिछले क्लास में कि NRI को भी मिलता है। मौलाना बहीउद्दीन खान अध्यात्म के क्षेत्र से मिला, ये दिल्ली भारत। ब्रजवासी लाल जिनके ऊपर फोकस करना है, ये पुरातत्व के क्षेत्र से मिले, दिल्ली में है। और सुदर्शन साहू कला के क्षेत्र में ओडिशा से मिला। तो अब आज का जो लेक्चर का हेतु है कि चूंकि ये इतिहास से बिलोंग करते हैं, क्या पता एक लाइन इतिहास, हम जानते हैं हम लोग कि कालीबंगा में अमलानंद घोष के बाद इनका योगदान है, क्या पता वो लाइन पहला आए और दूसरा कहीं इनके जीवनी से क्वेश्चन हो जाए। ठीक है ना, कालीबंगा से उत्खनित कोई वस्तु पूछ ले, दूसरा लाइन इनके जीवनी से हो जाए, इसलिए इनके लाइफ स्टोरी को ध्यान से जानेंगे।
बृजवासी लाल का जन्म 2 मई 1921 में उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ था, यानी 2 जनवरी 1921 में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के झांसी में हुआ। इन्होंने प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत में मास्टर डिग्री किया, यानी ये MA संस्कृत हैं प्रयागराज इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। 1943 में ये जो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे मॉर्टिमर व्हीलर, कई बार इनका नाम आता है जब हम लोग सिंधु घाटी पढ़ते हैं और ये सब, कि उनके अनुसार तो ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट मॉर्टिमर व्हीलर के निर्देशन में बृजवासी लाल ने आर्कियोलॉजी के काम की शुरुआत की। ये अपना काम शुरू किए। 1968 में इनको आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका स्लोगन है प्रत्न कीर्ति मापा वृणु, इसका इनको महानिदेशक बनाया गया। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में इनको महानिदेशक का पद 1968 में मिला। और दूसरा कि ये अपना कैरियर किस ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट के निर्देशन में शुरू किए थे, तो वो है मॉर्टिमर व्हीलर के नेतृत्व में। अब आइए आगे चल के ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला में इसके डायरेक्टर जनरल के पोस्ट पर काम किए, महानिदेशक के पद पर काम किए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एकाध क्वेश्चन हर लेक्चर में अपने से बना करके लाइव दिखाता हूं, जैसे गुजरात में अपने लाइव ढोकला खाते हैं। तो देखिए, अगर एक प्रश्न इसमें से बनाना हो तो किस तरह से बनेगा। ब्रजवासी लाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, जन्म उन वाला सवाल नहीं होता है, वो तो जस्ट एक लाइव पढ़ा रहे हैं इसलिए है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत ब्रिटिश पुरातत्व, फायर सर्विस के निर्देशन में प्रारंभ किया। दूसरा, वर्ष 2021 में, या अगर परीक्षा के इस साल क्वेश्चन आया तो इस वर्ष इन्हें पद्म विभूषण पद से सम्मानित किया गया। तीसरा, सम्मानित किया गया। तीसरा,
1968 में इन्हें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का महानिदेशक नियुक्त किया गया। तब कहेगा उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन पहचाने। ठीक है, ए केवल एक, बी 1 2, सी 2 3, डी 1 2 3। तो हम सभी जानते हैं कि आंसर जो है पहला गलत हम लिखे हैं, फेयर सर्विस लिख दिए, जबकि ये काम शुरू किए हैं मॉर्टिमर व्हीलर के साथ। तो फेयर सर्विस सही नहीं होगा। तो इसलिए आंसर होगा इसका 2 और 3, और ये रहा आपका 2 और 3। चलिए आगे बढ़ें अब हम लोग। इन्होंने कौन कौन से पुरातात्विक कार्य शुरू किए, अपने लाइफ में किए? तो सबसे पहले ये हिंदू महाकाव्य जो अपना महाभारत है, उस पर आधारित जो अपना कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर है, उसके पुरातात्विक स्थल पर इन्होंने काम किया है। तो ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आ सकता है। हिंदू महाकाव्य महाभारत में जो कुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर है, वहां जाकर के ये कुछ उत्खनन का काम किए थे, और ये है आपका हस्तिनापुर। साइट्स एसोसिएटेड विद द महाभारत स्टोरी, ठीक ना? तो इंद्रप्रस्था हो गया, मथुरा, पानीपत, कुरुक्षेत्र अपने काम का है हस्तिनापुर। आगे बढ़े हम लोग। दूसरा काम, इन्होंने अपर गंगा यमुना दोआब, ऊपरी गंगा यमुना दोआब और इंडो गैंगेटिक डिवाइड में, ये देखिए, ये पूरा इलाका जो है, यहां से पेंटेड ग्रे वेयर, जितने भी चित्रित धूसर मृदभांड स्थल थे पुरातात्विक, उनकी खोज की। देख ही रहे हैं, हस्तिनापुर, बरनवा, पानीपत, इन सभी जगहों से जितने भी, रोपड़, देखिए बहवलपुर में भी चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। तो इन चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति के जो जो स्थल थे, उन सभी स्थलों की खोज इन्होंने की। अगला पुरातात्विक काम, पश्चिम बंगाल में बीरभानपुर स्थल, यानी मध्य पाषाण काल में जब हम लोग पढ़ते हैं और बीरभानपुर के बारे में पढ़ते हैं, तो उस बीरभानपुर नामक स्थल की खोज जो है इन्होंने यहां पर की। तो मैं जो ऐप में आपको पढ़ाया हूं, अपने ऐप में मध्य पाषाण कालीन स्थल यानी पाषाण काल, तो ध्यान रखिएगा, उसमें बीरभानपुर पर जो भी 3-4 लाइन लिखाए हैं, उसको बढ़िया से देख लीजिएगा। ठीक है, भले सिलेबस में नहीं है, यूपीएससी में तो ऐसे सब कुछ है, लेकिन हो सकता है कि आपको जो है उस पर सवाल आ जाए। ऐप में हम उस पर चर्चा किए हैं, मध्य पाषाण कालीन स्थल, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो बीरभानपुर पर इन्होंने काम किया है।
अब आइए, ये भी पढ़ाए हैं आपको और जबरदस्त लिखाए हैं पाषाण काल में। ताम्र पाषाण काल के चैप्टर में है ये। राजस्थान में आपको बनास नदी के किनारे ये जो गिलुंद है, अहाड़ और गिलुंद संस्कृति ये पढ़ाए थे। तो गिलुंद नामक जगह की भी जो है का भी इन्होंने उत्खनन किया था। एकदम इन सब जगह को बढ़िया से पढ़ लेना है इस साल के लिए, जब हमको आईएएस का एग्जाम देना है। और जीपीएससी में भी पूछ देगा, अगर सिलेबस नहीं है तो भी करंट अफेयर्स है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जरूर पूछा जा सकता है। तो इनके ये पुरातात्विक कार्य है। अब जरा आगे देखें, ये तो बहुत बड़ा चीज हो गया हड़प्पा। राजस्थान के कालीबंगा नामक स्थान पर जो है पर भी इन्होंने काम किया है, यानी महाभारत काल के जगह को खोजे हैं, पेंटेड ग्रेवेयर कई साइट्स को खोजे हैं, मध्य पाषाण काल में वीरभानपुर को खोजे हैं, ताम्र पाषाण काल में गिलुंद संस्कृति को खोजे हैं, पक्के आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और कालीबंगा अमलानंद घोष खोजे, लेकिन उसके बाद उस पर भी इन्होंने काम किया है। आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक घोषणा है आपके लिए कि विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड, विश्वास एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा अहमदाबाद और गांधीनगर में 8 फरवरी 2021 से सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर के मास्क से लेकर के सब चीज को ध्यान में रखते हुए ऑफलाइन क्लास की शुरुआत की जा रही है। 8 फरवरी सेमिनार उसको मत समझिएगा, मेरा नेचर है कि जो नया बच्चा आता है उसको पहले दिन हम उसको बढ़िया से पहले सिलेबस समझाते हैं, जिससे कि जब वो तैयारी करने बैठे तो उसको दिक्कत नहीं हो। गांधीनगर में ये ऑफलाइन क्लास सुबह 8 से 10 का है, मॉर्निंग। सेमिनार 8 तारीख को आइए और वहीं से क्लास शुरू करेंगे। और अहमदाबाद में जो है ये क्लास शाम को है 5:30 से 7। ध्यान रखिएगा, मैं कभी भी शॉर्ट टाइम बैच लाने के प्रति इच्छुक नहीं होता। ये बैच या तो 1 ईयर है या तो 2 ईयर है, ठीक है। 2 ईयर में हम लोग 1 साल पूरा पहले प्रीलिम्स पढ़ाते हैं, अब फिर अगले साल उसको मेंस पढ़ाते हैं, और वो हमारे अंडर ग्रेजुएट लड़के के लिए होता है। तो जो अंडर ग्रेजुएट लड़के हैं वो 1 ईयर कोर्स में नहीं आएंगे, वो 2 ईयर कोर्स में आएंगे। तब तक ग्रेजुएशन करिए और हमारे यहाँ पूरा 1 साल प्रीलिम्स पढ़िए और उसके बाद मेंस पढ़िए। जीपीएससी और आईएएस जो देना है दीजिए, सिलेबस एक ही है दोनों का। 1 ईयर का जो कोर्स है इसमें 4 घंटे का क्लास लेते हैं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों पढ़ाते हैं, तो यही फर्क है। 2 साल में पढ़िएगा तो 1 साल 2 घंटे, फिर अगला साल भी 2 घंटे 2.5 घंटे आपका कोर्स पूरा, यहाँ 4 साढ़े 4 घंटे का 1 साल। तो यही है, 2022 को ध्यान में रख करके ये बैच आ रहा है, हम कभी भी नहीं करते हैं ये। और आप सभी जानते हैं कि मैं हर चीज स्पष्ट बोलता हूं। प्री कम मेंस में जिसका भी एडमिशन लूंगा 18 अप्रैल के बाद उनको मेंस पढ़ाना शुरू करेंगे, क्योंकि जिसका भी 18 तक प्रीलिम्स अच्छा गया होगा वो आपके साथ उस मेंस के एग्जाम में जुड़ जाएगा। तब तक अभी केवल प्रीलिम्स पढ़ाएंगे 1 साल वाले को, और 2 वाले को तो खाली प्रीलिम्स पढ़ना है, ठीक। चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, इसलिए 9428804128 नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन जरूर कराइएगा।
और उस दिन मास्क जरूर लगा के आइएगा, पॉकेट में सैनिटाइजर जरूर रखिएगा, पानी की बोतल अपना लेकर आइएगा, तो ही आप जो है क्लास कर पाइएगा। क्लियर? जो भी इच्छुक हैं उनसे निवेदन है कि वो आ सकते हैं। 4 विषय तोमर सर गब्बर के तरह अकेले पढ़ाएंगे, इतिहास, भूगोल, बिग साइंस टेक और पॉलिटी। ऐप में जो लड़के जुड़े हुए हैं उनसे पूछ लीजिए कि जितना भी पढ़ाए हैं कैसा पढ़ाए हैं। और बाकी विषय में भी हमारी टीम कमजोर नहीं है। कई फैकल्टी दिल्ली से आते हैं। जीपीएससी के एक्स मेंबर साहब मेरे साथ होते हैं। हमारा उनके साथ भाई का संबंध है। वो कोई प्रोफेशनल नहीं आते हैं मेरे यहाँ, एकदम ओपन बता रहे हैं। कभी कोई पैसा नहीं लेते हैं हमसे। वो मेरे बड़े भाई हैं, सम्मानी हैं, और वो खुश होकर के अपनी मर्जी से आते हैं। उनका भी मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा आपको। तब आपको पता चलेगा कि ये बाहर जो छुटभइये क्लास वाले हैं वो क्या बताते हैं, इंटरव्यू कैसे लिया जाता है, पेपर कैसे सेट होता है, कहाँ से कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन किस मानदंडों पे तय होता है। और तब आपको पता चलेगा कि तोमर सर सबसे अलग क्यों बोलते हैं, क्योंकि तोमर सर इस तरह के लोगों के साथ संवाद रखते हैं और हाथ जोड़ करके वो बड़े भाई हैं उनके साथ उस तरह का संबंध रखते हैं। इसलिए तोमर सर वो मुड़ी गिराक जो दिल्ली में को कोचिंग मिला, जानता एक शब्द नहीं है, लेकिन फालतू बहस खूब करता है। लड़के उसके चिकनी चुपड़ी बातों में आते हैं। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि जो सेलेक्ट हो गया उससे ज्यादा जानकार है जो सेलेक्ट करवाया है ना। मेरे पास जो परीक्षा लेते हैं, जो पेपर चेक किए हैं, जिनके पास अनुभव है इंटरव्यू में क्या नंबर दिया जाता है, वैसे अनुभवी गुरुजन बैठे हैं। हम इसको क्यों गिनेंगे? और इसीलिए हम कहते हैं आपको कि 2 परीक्षा पास दौड़ जाएं। क्यों दौड़ रहे हैं भाई? पसीना पोंछ रहा था रिजल्ट के पहले, कितना तो वेटिंग में था, उसके बाद क्लियर हुआ है, नहीं तो अभी तक डोलते रहता हवा में, क्योंकि उसके बाद फिर नहीं पास कर पाया। इसीलिए कहते हैं सिलेक्टेड के पीछे मत दौड़िएगा। मेरे से ज्यादा खुलकर कोई नहीं बोलेगा। अरे पास किया है, 40% नंबर आया है, और क्या है, 50% नंबर आया है, ये ध्यान रखिएगा। और पास करने के पहले किसी न किसी के पीछे दौड़ रहा था, साहब एक कॉपी चेक कर दीजिए, साहब जरा ये क्योंकि वो खुद ही कहता है कि हम इस जगह पढ़े थे, तो उसका कॉपी जो चेक किया वो ज्यादा जानकार हुआ ना। इसीलिए हम बार बार कहते हैं, तो कोई बात नहीं, आइए, बेहतरीन मार्गदर्शन मिलेगा। जो लोग 18 अप्रैल तक प्रीलिम से निवृत्त हो जाएंगे वो मेंस के लिए आइए, एकदम बेहतरीन देंगे। 5 महीना पढ़ाना है तो नो प्रॉब्लम, बट रिजल्ट के बाद आइएगा तो विश्वास नहीं आपको इंटरटेन करेगा, चाहे मुझे पैसे मिले या नहीं मिले। रिजल्ट के बाद तोमर सर कभी कोई बैच चलाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसमें सिवाय धोखाधड़ी के कुछ नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग बीबी लाल जी के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इन्होंने 75-76 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा वित्त पोषित आर्कियोलॉजिकल रामायण स्थलों के प्रोजेक्ट पर भी काम किया, यानी उसके लिए फाइनेंस आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दिया था और उसके ये रामायण प्रोजेक्ट पर भी काम किए थे। क्या काम किए थे? तो इसमें ब्रिजवासी लाल ने रामायण में वर्णित 5 स्थल, अयोध्या, भारद्वाज आश्रम, नंदीग्राम, चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर नामक स्थलों की खुदाई की थी। इतना ही नहीं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष संबंधी रिपोर्ट को भी इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा था। तो क्या देख रहे हैं? अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष हैं, उसका भी रिपोर्ट
इन्होंने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को सौंपा था। तो क्या देख रहे हैं कि पुरातात्विक कार्य इनका महाभारत काल, उसके भी पहले क्या कहते हैं, महाकाव्य काल को बाद में मानते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके भी पहले या बीच में चित्रित धूसर मितभांड संस्कृति, ताम्रपाषाणिक काल, मध्य पाषाणिक काल, इन सब में इन्होंने एक बेहतरीन वर्क दिया है। तो अब ये आर्कियोलॉजिकल वर्क के अलावा किताब कौन कौन सा लिखे हैं? तो दोस्तों 20 से अधिक पुस्तक और 150 से अधिक शोध पत्र और लेखों को इन्होंने प्रकाशित किया है। एक विषय पर लिखे हैं। हम लोग जैसा नहीं कि कभी भूगोल, कभी इतिहास, कभी ये, इनकी दूरी और हमारे बीच चांद और पृथ्वी के बीच की दूरी मानी जाएगी। इनके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रकाशन हैं उनका नाम जानिएगा। इंग्लिश में ही लिखे इसलिए इंग्लिश में ही नाम बताते हैं। न्यू लाइट ऑन द डार्क एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, रिसेंट एक्सकेवेशंस एट द हस्तिनापुर साइट्स 1952 में ये लिखे थे। दूसरी किताब है द डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इन द हड़प्पन स्क्रिप्ट एंटिक्विटी 1966 में लिखे थे। हैज द इंडस स्क्रिप्ट बीन डिसाइफर्ड, क्या उसको पढ़ा गया है? 1982 में लिखे थे। इंडिया 1947-1997 न्यू लाइट्स ऑन द इंडस सिविलाइजेशन, 47 से 97 के बीच में इंडस सिविलाइजेशन पर क्या नई नई चीज आए, ये पढ़िएगा तो माना जाएगा कि आप रिसर्च किए हैं। गाइड पढ़ के किंग बनता है आदमी, इसीलिए कहते हैं, ठीक ना, कि गाइड पढ़ा, गूगल देखा, किंग बनने लगा। अरे देखिए जरा, इसको पढ़िए, तब माना जाएगा कि आपने कुछ सीखा है। एक्सकेवेशंस ऑफ कालीबंगा द अर्ली हड़प्पन 1960-69। देखिएगा कई लोग कहेंगे भाई मेरा तो सिंधु घाटी पीएचडी है। अरे भाई ये कालीबंगा तुम्हारा पीएचडी नहीं है, काहेल बकवासी कर रहे हो आके यूट्यूब पे। एक कालीबंगा पे ठीक से पूछ दिया जाएगा, जवाब नहीं दे पाओगे, और सिंधु घाटी पे ये तुम्हारा मतलब कि मास्टरी है। कहो कि अल्पज्ञ हैं हम लोग, जो कंपटीशन में क्वेश्चन आता है काट फूट के किसी तरह 2-4 लाइन रट लिए हैं और बोल रहे हैं, और क्या है भाई। तो कालीबंगा के एक्सकेवेशंस पर 60-69 के बीच में जो था, तो इन्होंने उस पर किताब लिखा, जो वर्क किए हैं उसको डायरेक्ट। रामा हिज हिस्ट्रोसिटी, मंदिर एंड सेतु, देखिए जाइए, राम की ऐतिहासिकता को साबित किए हैं ये, राम सेतु की ऐतिहासिकता को साबित किए हैं। एविडेंस ऑफ लिटरेचर, आर्कियोलॉजी एंड अदर साइंसेस, ऐसे नहीं साबित किए हैं, आर्कियोलॉजी के साथ साबित किए हैं। फ्रॉम द मेजोलिथिक टू महाजनपदार, द राइज ऑफ सिविलाइजेशन इन गंगा वैली, देख रहे हैं, मेजोलिथिक एज से मध्य पाषाण काल से लेकर महाजनपद तक का काल, कहां? गंगा घाटी में सिविलाइजेशन का उदय, ये इनके किताब का नाम है। अब जरा देखें कि इनको सम्मान कौन कौन सा मिला है। तो विद्या वारिधि सम्मान नव नालंदा महाविहार, नालंदा विश्वविद्यालय से 1979 में मिला था। मानद फेलोशिप फॉर लाइफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1991 में मिला था। डीलिट इनको सेंट पीटर्सबर्ग एकेडमी ऑफ साइंसेज रूस से 1994 में मिला। 2000 ईस्वी में इनको भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पद्म भूषण मिल चुका है, और 2014 में ये डेक्कन कॉलेज से दोबारा इनको डीलिट की उपाधि मिली, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ठीक ना। अब चूंकि कालीबंगा से इनका नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा मानना है कि कालीबंगा एक आपको आज बता दें। अब बाकी जितना जगह वो खुदाई किए हैं उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, वहां से प्रश्न आने की संभावना बनी रहेगी।
कालीबंगा सबसे पहले ये पढ़ा चुके हैं, उसी का लाके आपको दिखा रहे हैं। ऐप पर जो पढ़ाए हैं कालीबंगा वही उठाएं, इसलिए बोले का एक संगम किए हैं गुजराती और अंग्रेजी का। तो कालीबंगा राजस्थान के वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में आता है, जो कि पुराना श्रीगंगानगर जिले में था। जब तक हनुमानगढ़ नया जिला नहीं बना था तब तक हम लोग पढ़ते थे कि श्रीगंगानगर जिले में है, लेकिन हनुमानगढ़ के बन जाने के बाद अब ये हनुमानगढ़ जिले में है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? कालीबंगा एटले शू, काले रंग की चूड़ियां, काला रंगनी बंगड़ी। 1900, अब ये इस बार का क्वेश्चन आ सकता है, 1935 में अमलानंद घोष के द्वारा कालीबंगा का खोदकाम किया गया था, उत्खनन किया गया था। 61 में बृजवासी लाल के द्वारा इसका पुनः उत्खनन करवाया गया, इसीलिए उन्होंने लिखा था एक्सकेवेशन ऑफ कालीबंगा 61 to 69। ये किताब को कहेंगे कि रिसर्च करके लिखे हैं। यहां 4 किताब काट के एक नया नाम देके माइक पर आकर के मित्रों रिसर्च करीने बुक लखिया छू, अरे काटीने लखिया छू, रिसर्च करीने नहीं लखिया छू। काबिल पर काबिल बने जा रहा है। हंसी आती है आज जो अपना कॉम्पिटिटिव फील्ड, आज मेरे पास कई लड़कों का मेरे पास भी मैसेज आता है, मेरा भी करता होगा शिकायत, कोई उसमें दो राय नहीं है। आता है कि साहब 2 कोचिंग कर चुके हैं क्लास 3 का गुजरात में, आप 2 ऐप देख चुके हैं, तब भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। सब में एक ही बात लोग बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि सोर्स ही एक है, लाइन तक कॉमन है। प्रॉब्लम यह है, मान लीजिए कोई लड़का कहा दीपोत्सव, तो सब दीपोत्सव के पीछे पड़ा है। गुजरात की अस्मिता तो गुजरात की अस्मिता के पीछे पड़ा है। अरे ऐसे भी लोग लिखे हैं, गुजरात में लिखे होंगे, खोजो तो एक बार, गुजरात का इतिहास देखो कैसा कैसा चीज मिलता है। लेकिन निकलोगे तो ना खोजने के लिए, इतिहासकार बनने का मन होगा तो ना। यहां तो रुपयाकार बनने का मन है तो करोगे क्या भाई? सबको देखिएगा, बहुत शोध करी न पछी, रिसर्च करी न पछी बुक લખવામાં આવ્યા છે। अरे भाई बहुत काटीने पछी तमे बुक लखिया छो। पॉलिटी की किताब आ रही है हमारी, अब तो प्रेस में है, चला गया। अगर लड़का चैप्टर टू चैप्टर कहेगा ना, हाथ से लिखा हुआ स्पाइरल में हिंदी दिखा देंगे, समझ गए? हाथ से लिखा हुआ स्पाइरल दिखा देंगे कि पहले बैठ करके लिखे हैं हाथ से। ये नहीं कि किताब टाइपिस्ट को दे करके ऐसे लाइन लगा दिए हैं, आप बाद में उसी में फॉर्मेटिंग पर फॉर्मेटिंग किए जा रहे हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के सौथी संस्कृति, चौथी भी बोलते हैं उसको, संस्कृति के पुरावा मिले हैं। सौथी संस्कृति का भी सबसे पहले खोज उत्खनन अमलानंद घोष ही किए थे, ये उसके बाद किए। कालीबंगा से क्या क्या मिला है? तंदूर चूल्हा, कब्रिस्तान, अग्निकुंड के साक्ष्य पीआई में, ठीक न, अन्नागार और जुते हुए खेत, खेडायल खेतर, 2 फसलों को एक साथ उगाने का पुरावा, मेसोपोटामिया के बेलनाकार मोहरें, ऊंट की अस्थि, हाड़ पिंजर और अलंकृत ईंट। बाकी जगह से नॉर्मल ईंट मिला है, कालीबंगा से अलंकृत ईंट। इतना जो ऐप में पढ़ाए हैं हड़प्पा संस्कृति, तो उसमें इतना खाली कालीबंगा पढ़ाए हैं। एक तरह का टेलर भी है, तभी 57 घंटा अभी तक में पढ़ा चुके हैं प्राचीन भारत में, और मौर्य काल तक ही पूरा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन गम नहीं है, क्योंकि इसीलिए हम किसी परीक्षा का नाम देके नहीं पढ़ाते हैं। कोर्स मेरा अपने ही मुका हिसाब से खत्म होगा। हाँ, साल भर तो मैं तो जरूर हो जाएगा, लेकिन आप मेरे पास लंबी तैयारी करने आइए, इतना डिटेल्स पढ़ाएंगे कि परीक्षा आपके लिए छोटा लगने लगेगा। और हड़बड़ी में तो चाहे मुझसे 20 लड़का ही पढ़े,
मैं भगवान का उपहार मान करके उसके वही पढ़ा लूँगा, लेकिन वो काम मेरे से नहीं हो पाएगा कि क्रैश कोर्स चला दें, लड़के को क्रश कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग एक नए चीज़ का अध्ययन किए, बृजवासी लाल के बारे में जाने, कालीबंगा के बारे में जाने, वो किस किस चीज़ पे काम किए हैं, और एक नया वीडियो लेक्चर थोड़े दिन बाद हम लेके आएंगे, वो जिन जिन स्थलों से उनका नाम जुड़ा है उसका डिटेल्स, जिससे कि आप उस परीक्षा में बढ़िया कर पाइए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर। जय हिंद, जय भारत। 8 फरवरी को ऑफलाइन क्लास में आइए, एकदम इत्मीनान से 2022 के लिए आपको तैयार कर देंगे। और इसीलिए मेरे यहाँ परसेंटेज ऑफ रिजल्ट ज़्यादा होता है, क्वालिटी है, क्वांटिटी नहीं होगा। 30 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, उसमें से 8-10 पास कर जाएगा, इसलिए मेरे यहाँ से रहेगा, लेकिन परसेंटेज मेरा सबसे हाई होगा। मान लीजिए 100 बच्चे एग्जाम में बैठे, 60-70 लोग प्रीलिम्स पास कर जाएगा, तो मेरा परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि हम आपको इस तरह से तैयार करेंगे। और 4 विषय हम अपने मॉनिटरिंग में रखते हैं। कितना भी आपके मन में भटकाव आ जाता है, आप कहते हैं दिल्ली के मटेरियल अच्छा है, हम जीवन भर कहें कि नहीं अच्छा है, क्योंकि हम कहते हैं कि आप ये किताब पढ़िए ऑथेंटिक। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।